ओके स्टूडेंट, वेलकम अगेन। आज हम पढ़ रहे हैं बसंत भाग 3 कक्षा 8 हिंदी का तीसरा पाठ। पाठ का नाम है बस की यात्रा। बस की यात्रा एक निबंध है जिसे श्री हरिशंकर परसाई जी ने लिखा है। तो बस की यात्रा, जैसा कि आप जानते हैं, बस क्या है, वो माध्यम है संचार का जिसकी सहायता से हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। और जैसा कि आपको मैंने अभी भी बताया कि यह एक व्यंग्य है, तो आप समझ लीजिए कि ये कैसी बस की यात्रा रही होगी। और इसे आप बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। आई होप आपको बहुत इंटरेस्ट आएगा इसे पढ़ने में और सुनने में। तो चलिए पाठ को पढ़ते हैं। हम 5 मित्रों ने तय किया कि शाम 4 बजे की बस से चले, यानी कि शाम को 4 बजे एक बस एक स्थान से दूसरे स्थान को निकलती थी। और जो लेखक थे वो अपने 4 मित्रों के साथ उन्होंने उन 5 ने यह तय किया कि वो शाम 4 बजे की बस से चलेंगे। पन्ना से इसी कंपनी की बस सतना के लिए घंटे भर बाद मिलती है, जो जबलपुर की ट्रेन से मिला देती है। सुबह घर पहुंच जाएंगे। यानी कि उन्होंने यह अपनी यात्रा का पूर्वानुमान लगाया था कि पन्ना से इसी कंपनी की बस सतना के लिए 1 घंटे बाद, यानी कि जैसे ही वो उस बस के माध्यम से अगले स्टेशन में पहुंचेंगे तो वहीं से उनको सतना के लिए 1 घंटे बाद दूसरी बस मिल जाएगी और वो बस उनको जबलपुर जाने वाली ट्रेन तक पहुंचा देगी। और उस ट्रेन से होते हुए वो सुबह के समय तक अपने घर पहुंच जाएंगे। इस तरह से उन्होंने अपनी यात्रा को प्री प्लान कर लिया था, मतलब किस तरह से यात्रा होगी ये उन्होंने निश्चय कर लिया था। हम में से 2 को सुबह काम पर हाजिर होना था, इसलिए वापसी का यही रास्ता अपनाना जरूरी था। यानी कि उनको ऐसा लग रहा था कि सुबह घर पहुंच जाएंगे और सुबह जाकर उनको काम पर हाजिर होना था, यानी कि अपनी हाजिरी देनी थी, पहुंचना था, काम पे जाना था। तो उनको लगा कि वापसी के लिए यह रास्ता उनके लिए आवश्यक रूप से अपनाया जाना चाहिए। लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस से सफ़र नहीं करते हैं। यानी कि जिन जो उनके आसपास के लोग थे उन्होंने बताया कि इस बस से सफ़र करना समझदारी नहीं है। क्या रास्ते में डाकू मिलते हैं? नहीं, बस डाकिन है। अब यहाँ पे क्या कहा गया है, देखो, क्या रास्ते में डाकू मिलते हैं, क्योंकि जैसा कि वो बस जो थी वो शाम को निकलती थी, तो लेखक के दिमाग में कई सवाल आ रहे थे। क्या रास्ते में डाकू मिलते थे जो बस को लूट लेते थे? तो एक जवाब था उस सवाल का कि नहीं, बस डाकिन है। कहने का तात्पर्य यह है कि वह बस ही डाकिन थी। डाकिन का मतलब लूट लेने वाली, डाका डालने वाली। यानी कि वो खतरा रास्ते के डाकुओं से नहीं था, बल्कि खतरा किससे था? उन्हें बस से ही खतरा था। बस को देखा तो श्रद्धा उमड़ पड़ी। अब आप भी यहाँ पे बस का चित्र देख रहे हैं, तो आपके दिमाग में किस किस तरह के ख्याल आ रहे हैं, एक बार आप सोच लीजिए कि इस बस के अंदर जाना, सफ़र करना कितना उचित होगा या नहीं होगा, ये बस को देखकर ही आप समझ सकते हैं। तो ऐसी ही कुछ विचारधारा या कुछ चित्र लेखक के दिमाग में भी उमड़ रहे थे। और लेखक कह रहे हैं कि मैंने जब बस को देखा तो मेरी उस बस के प्रति श्रद्धा उमड़ गई। खूब वयोवृद्ध थी। वयोवृद्ध यानी कि बूढ़ी थी। अब बूढ़ी कहने का मतलब कि वह काफ़ी समय से शायद चल रही हों और वह अब बहुत अच्छी अवस्था में नहीं लग रही थी। सदियों के अनुभव के निशान लिए हुए थी। लोग इसलिए इससे सफ़र नहीं करना चाहते थे कि वृद्धावस्था में कष्ट होगा। तो यहाँ पर लेखक ने व्यंग किया है। देखो क्या व्यंग किया है उन्होंने कि जो बस थी वो टूटी फूटी लग रही थी, लेकिन उस बस को टूटा फूटा कहने की बजाय और बहुत पुराना कहने की बजाय लेखक ने यहाँ पर किन शब्दों का प्रयोग किया कि जो बस थी वो खूब बूढ़ी थी, और टूटे फूटे के स्थान पे उन्होंने कहा है कि वह सदियों के अनुभव के निशान लिए हुए थी। यानी कि जगह जगह से जहाँ जहाँ वो टूटी हुई थी वो उसके चलने के साथ साथ उसे जो अनुभव मिले थे उसी के निशान थे। और जो लोग इसमें सफ़र नहीं करना चाहते थे वह
यहाँ पर लेखक ये नहीं कहना चाहते हैं कि उन्हें बस से खतरा लग रहा था इसलिए नहीं सफ़र करना चाहते थे, बल्कि वो ये कहना चाह रहे हैं, उसके विपरीत वो ये कहना चाह रहे हैं कि वो बस को कष्ट होगा इसलिए उस बस से सफ़र नहीं करना चाह रहे थे। यह बस पूजा के योग्य थी, उस पर सवार कैसे हुआ जा सकता था। यानी कि इस बस ने कई लोगों को उनके गंतव्य तक पहुंचाया। अब वो बूढ़ी हो चुकी है तो लेखक कह रहे हैं कि अब इसे किसी स्थान पर रखकर इसकी पूजा ही किया जाना चाहिए, इस पर सवारी नहीं की जानी चाहिए। अगला देखो, बस कंपनी के हिस्सेदार भी उसी बस से जा रहे थे। यानी कि जो बस कंपनी के अंदर वो बस चलती थी उसका एक हिस्सेदार थे जो उसी बस से सफ़र कर रहे थे। हमने उनसे पूछा, यह बस चलती भी है? क्यों पूछा ये प्रश्न? क्योंकि लेखक को यह संदेह था कि शायद ही यह बस चले, क्योंकि बाहरी रूप से देखने पर, उसकी अवस्था देखने पर लेखक को ऐसा नहीं प्रतीत हो रहा था कि यह बस चलेगी। वह बोले, चलती क्यों नहीं है जी, अभी चलेगी। हमने कहा, वही तो हम देखना चाहते हैं, अपने आप चलती है यह? हाँ जी, और कैसे चलेगी। अब देखो इस वार्तालाप में क्या है। हमने उनसे पूछा, यह बस चलती भी है? क्योंकि उन्हें संदेह था कि वो बस शायद ही चलेगी। तो उन्होंने क्या उत्तर दिया, चलती क्यों नहीं है जी। यानी कि उन्होंने बताया कि यह बस चलती है और अभी चलेगी। तो तब लेखक और उनके साथियों ने कहा, वही तो हम देखना चाहते हैं। यानी कि हम यह देखना चाहते हैं कि यह बस कैसे चलती है। कैसे चलती है मतलब अपने आप चलती है, ड्राइवर चलेगा और इंजन के थ्रू चलती है, या फिर धक्के मारकर, या किस तरह से इसे चलाया जाएगा। यानी कि लेखक और उनके साथियों के दिमाग में पूरी तरह से यह इस बात को लेकर असमंजस की स्थिति थी कि यह बस चलेगी या नहीं चलेगी। हाँ जी, और कैसे चलेगी। यानी कि लेखक के सामने वो बस कंपनी के हिस्सेदार अभी भी इस बात को स्पष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि यह बस स्वतः ही चलेगी। गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है। और जब कंपनी के हिस्सेदार ने कहा कि यह बस चलेगी तो सभी को इस बात पर आश्चर्य हुआ। खुशी के होने के उन्हें आश्चर्य होने लगा कि यह बस अपने आप चलती है। हम आगा पीछा करने लगे। आगा पीछा करने का मतलब क्या हो गया कि बस के चारों तरफ यानी कि आगे पीछे जाकर उसकी कंडीशन को देखने लगे। डॉक्टर मित्र ने कहा, डरो मत, चलो, बस अनुभवी है। यानी कि जो लेखक के एक मित्र थे उन्होंने कहा, बस को देखकर मत डरो, यह बस अनुभवी है। यानी कि पुरानी बस है, काफ़ी समय से चली हुई है, नई नवेली बसों से ज़्यादा विश्वसनीय है, हमें बेटों की तरह प्यार से गोद में लेकर चलेगी। हम बैठ गए। जो छोड़ने आए थे वे इस तरह देख रहे थे जैसे अंतिम विदा दे रहे हों, क्योंकि जो छोड़ने आए थे उनको भी इस बात का डर था कि कहीं न कहीं यह बस किसी दुर्घटना का शिकार ना हो, या फिर कुछ ऐसी अनहोनी की आशंका उनके दिमाग में भी थी। तो लेखक को या उनके साथियों को ऐसा महसूस हो रहा था कि वो लोग उनको ऐसे देख रहे थे जैसे अंतिम विदा दे रहे हों। उनकी आंखें कह रही थी, आना जाना तो लगा ही रहता है, आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर। यहाँ पे आना जाना बस द्वारा एक स्थान से आना और दूसरी जगह पे जाना से के साथ साथ यहाँ पे आना जाना संसार में आना और संसार से जाना के अर्थ में लिया गया है। तो उनकी आँखों से में लेखक ये पढ़ पा रहे थे कि एक दिन तो सबको जाना ही है, चाहे वो राजा हो, रंक हो या फ़कीर हो, ऐसा उनकी आंखों से कहते हुए वो महसूस कर रहे थे। आदमी को कूच करने के लिए एक निमित्त चाहिए। कूच करना मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए क्या चाहिए, एक निमित्त। निमित्त मतलब होता है साधन चाहिए। तो ये बस शायद साधन हो। अब वो साधन लेखक को उनके गंतव्य तक पहुंचाने के लिए हो या इस संसार से दूसरे संसार तक पहुंचाने के लिए हो, इस बात में अभी भी असमंजस है कि लेखक वास्तव में क्या कहना चाह रहे हैं कि आदमी को कूच करने के लिए एक निमित्त चाहिए, तो वो कूच किस चीज़ के लिए कही गई है। तो आगे देखें, इंजन सचमुच स्टार्ट हो गया, जैसा कि लेखक और उनके साथियों को बिल्कुल भी विश्वास नहीं था।
इंजन जो था सचमुच स्टार्ट हो गया। ऐसा जैसे सारी बस ही इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हुए हैं। अब यहाँ पर ऐसा क्यों कहा गया है कि जैसे सारी बस इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हुए हैं? क्योंकि जब इंजन को स्टार्ट किया जाता है तो वो हिलता है, तो वो जब बस को स्टार्ट किया गया तो पूरी बस हिलने लगी। तो लेखक को ऐसा लग रहा था कि जो बस है वो पूरी बस ही इंजन है और वो लोग इंजन के ऊपर बैठे हैं, इसीलिए वो हिल रहा है। कांच बहुत कम बचे थे, जो बचे थे उनसे हमें बचना था। अब देखो यहाँ पे किस तरह से बात को घुमाया गया है। कांच बहुत कम बचे थे, यानी कि जो गाड़ी में जो विंडो ग्लासेस थे उसके जो कांच थे वो ज़्यादातर टूट चुके थे, और जो टूटे हुए कांच से उनको लेखक और उनके साथियों या बस के यात्रियों को बचना था। क्यों बचना था? क्योंकि वो जो बचे टूटे हुए कांच थे उनकी धार जो होती है बहुत तेज़ होती है, और अगर वो उनको गलती से थोड़ा सा भी टच कर देंगे तो वो उनको नुकसान पहुंचा सकते थे। इसीलिए लेखक कह रहे थे कि जो बचे हुए कांच थे उनसे हम लोगों को बच के रहना था। हम फौरन खिड़की से दूर सरक गए, क्योंकि कभी अगर गाड़ी के धक्का मुक्की होने पर या किसी भी तरह से अगर वो उनका हाथ उस कांच तक पहुंच जाएगा तो उनको नुकसान होने की संभावना थी, इसलिए वो पहले ही खिड़की से दूर सरक गए। इंजन चल रहा था, हमें लग रहा था कि हमारी सीट के नीचे इंजन है। पहले भी बताया मैंने आपको, ऐसा इसलिए लग रहा था उन्हें क्योंकि पूरी गाड़ी बहुत ज़्यादा हिल रही थी और लेखक को ऐसा लगा कि उनकी सीट के नीचे ही इंजन रखा हुआ है। आगे देखें। बस सचमुच चल पड़ी और हमें लगा कि गांधी जी के असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलनों के वक्त अवश्य जवान रही होगी। उसे ट्रेनिंग मिल चुकी थी। अब यहाँ पर ऐसा क्यों कहा गया है? बस तो सचमुच चल पड़ी, लेकिन बस में लेखक ने कल्पना की है कि जो बस है वो गांधी जी के असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलनों के वक्त में जवान रही होगी। यानी कि उस समय उसने इन असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलनों की वो साक्षी रही होगी। उसने उस समय ये आंदोलन देखे होंगे और उसे क्या मिल गई है? ट्रेनिंग मिल गई है। इसीलिए तो हर हिस्सा दूसरे से असहयोग कर रहा था, यानी कि बस के जो पार्ट्स थे वो एक दूसरे का सहयोग नहीं कर रहे थे। और जो असहयोग आंदोलन चला था उसमें भी जो हमारे देश के जो नेता थे या जो आंदोलनकारी थे उन्होंने यह निश्चय किया था वे अंग्रेजी हुकूमत का सहयोग नहीं करेंगे। और सविनय अवज्ञा आंदोलन में उन्होंने विनम्रता के साथ में क्या करना शुरू कर दिया था? अंग्रेजों के आदेशों को न मानना शुरू किया था। न मानने का आंदोलन जो था वो सविनय अवज्ञा आंदोलन था, और असहयोग आंदोलन अंग्रेजों को उनकी नीतियों में सहयोग न करने का आंदोलन था। तो ये सारे आंदोलनों की साक्षी होने के कारण ही लेखक कहते हैं कि उसे ट्रेनिंग मिल चुकी थी और इसीलिए बस के जो हिस्से थे वो एक दूसरे का सहयोग नहीं कर रहे थे। पूरी बस सविनय आंदोलन के दौर से गुजर रही थी, यानी कि ये ऐसा बस के किसी एक दो हिस्से के साथ में नहीं हो रहा था, बल्कि पूरी बस ऐसा ही कर रही थी। वह एक दूसरे के कमांड्स को फॉलो नहीं कर रही थी। सीट का बॉडी से असहयोग चल रहा था। जो सीट होती है गाड़ी की वो बॉडी से क्या हो रही थी? लगी हुई नहीं थी, वो इधर उधर आगे पीछे जा रही थी। कभी लगता सीट बॉडी को छोड़कर आगे निकल गई, कभी लगता कि सीट को छोड़कर बॉडी आगे भागे जा रही है, यानी कि वो एक दूसरे से जुड़ी हुई नहीं थी, वो आगे पीछे होती जा रही थी। 8-10 मील चलने पर सारे भेदभाव मिट गए, यानी कि 8-10 मील का सफ़र जब उन्होंने पार कर लिया तो फिर सारे भेदभाव मिट गए, यानी कि सीट बॉडी सब बराबर हो गए। यह समझ में नहीं आता कि सीट पर हम बैठे हैं या सीट हम पर बैठी हैं। एकाएक बस रुकी। मालूम हुआ कि पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया है। बस रुकी तो पता किया गया कि किस कारण से रुकी, और पता करने पर यह पता चला कि पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया। ड्राइवर ने बाल्टी में पेट्रोल निकालकर उसे बगल में रखा और नली डालकर इंजन में भेजने लगा। बच्चों देखो, क्या कभी आपने इस तरह का जुगाड़, क्या इस तरह की बस कभी देखी है कि पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया है और ड्राइवर बाल्टी में पेट्रोल निकालकर उसे अपने बगल में रखकर उसमें से नली डालकर इंजन में डायरेक्टली पेट्रोल भेज रहा है।
अब मैं उम्मीद कर रहा था कि थोड़ी देर बाद बस कंपनी के जो हिस्सेदार हैं वो इंजन को निकालकर गोद में रख लेंगे और उसे नली से पेट्रोल पिलाएंगे, जैसे माँ बच्चे के मुंह में दूध की शीशी लगाती है। तो ये देखिए लेखक की कैसी कल्पना है। वो कह रहे हैं कि अभी तो केवल इतना ही किया गया कि जो पेट्रोल की बाल्टी थी उससे नली लगाकर इंजन में पेट्रोल भेजा जा रहा था, लेकिन जैसा कि कंडीशन बिगड़ती ही जा रही थी तो लेखक ने ये कहा कि ऐसा ना हो कि वो जो इंजन है उसको भी निकाल कर गोद में रख लिया जाए और डायरेक्टली उसे नली से पेट्रोल पिला दिया जाए, जैसे बच्चे को एक माँ शीशी में डाल के दूध पिलाती है। अब ऐसी वाली कंडीशन भी आ सकती है। तो ये व्यंग है यहाँ पर। बस की रफ्तार अब 10-15 मील हो गई थी। मुझे उसके किसी हिस्से पर भरोसा नहीं था। ब्रेक फेल हो सकता है, स्टीयरिंग टूट सकता है। प्रकृति के दृश्य बहुत लुभावने थे। दोनों तरफ हरे भरे पेड़ थे जिन पर पक्षी बैठे थे। मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। लेखक कह रहे हैं कि उनको जो बस थी उसके किसी भी हिस्से पर भरोसा नहीं था, न ब्रेक पर भरोसा था, न स्टीयरिंग पर भरोसा था, जबकि उनके आसपास जो प्राकृतिक दृश्य थे वो उनको काफ़ी लुभा रहे थे, जैसे कि हरे भरे पेड़, पक्षी, वो उनको बहुत लुभा रहे थे। लेकिन इस समय पे जो लेखक हैं वो कह रहे हैं कि ये पेड़ भी उनको अपने दुश्मन जैसे लग रहे थे। जो भी पेड़ आता डर लगता कि इससे बस टकराएगी। वह निकल जाता तो दूसरे पेड़ का इंतजार करता। झील दिखती तो सोचता कि इसमें बस गोता लगा जाएगी। गोता मतलब डुबकी लगा जाएगी, यानी कि बस इसमें सीधे झील में चली जाएगी और वहाँ डूब जाएगी। पेड़ मिलते तो उनको लगता कि अब इस पेड़ से टकराएगी, दूसरा दिखता तो उससे टकराएगी। यानी कि उनको ब्रेकों पे बिलीव नहीं था, विश्वास नहीं था, भरोसा नहीं था, स्टीयरिंग पे भरोसा नहीं था। तो ऐसी कंडीशन में उनको बस हर मोड़ के साथ में, हर पेड़ के साथ में, हर झील को दिखने के साथ में उनको ऐसा ही लगता कि अब अगले मोड़ पे, अगले पेड़ पे, अगली झील पर कहीं कोई दुर्घटना उनका इंतज़ार तो नहीं कर रही है। एकाएक फिर बस रुकी। ड्राइवर ने तरह तरह की तरकीबें की पर वह नहीं चली। सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया था। कंपनी के हिस्सेदार कह रहे थे, बस तो फर्स्ट क्लास है जी, यह तो इत्तेफाक की बात है। तो इत्तेफाक मतलब संयोग की बात है कि आज ऐसा हो गया। अब देखो कंपनी के जो हिस्सेदार हैं अभी भी वो बस को क्या बता रहे हैं, फर्स्ट क्लास बता रहे हैं, यानी कि बहुत अच्छा बता रहे हैं। और वो कह रहे हैं कि आज तो संजोग से ऐसा हो गया। क्योंकि जब लेखक और उनके मित्रों ने पूछा था कि क्या यह बस चलती है, तो उन्होंने बड़े गर्व से कहा, हाँ हाँ चलती है, ज़रूर चलती है और स्वयं ही चलती है। तो जो कंपनी के हिस्सेदार थे, जब बस रुकी तो वो खुद ही कहने लगे कि यह बस तो बहुत अच्छी थी, आज संयोग से ऐसा हो गया कि यह बस बार बार रुकी जा रही है। क्षीण चांदनी में वृक्षों की छाया के नीचे वह बस बड़ी दयनीय लग रही थी। यानी कि जो चांदनी थी वो क्षीण हो चुकी थी, यानी कि बहुत धुंधली धुंधली सी चांदनी हो रही थी। चांदनी, चाँद का जो प्रकाश होता है रात्रि में जो दिखाई देता है, उसकी छाया, जो चांदनी में जो पेड़ों की छाया है उसके नीचे खड़ी हुई बस क्या लग रही थी, बहुत ज़्यादा दयनीय, मतलब दया की पात्र लग रही थी। ऐसा लग रहा था, लगता जैसे कोई वृद्धा थक कर बैठी हो। वृद्धा की उपमा तो इस बस को पूर्व में ही लेखक ने दे दी है। और अभी भी वो कह रहे हैं कि उस बस को ऐसा लग रहा था जैसे कि वृद्धा कहीं पेड़ के नीचे थक कर बैठ गई हैं। हमें ग्लानि हो रही थी कि बेचारी पर लद कर हम चले आ रहे हैं। अगर इसका प्राणांत हो गया तो इस बियाबान में हमें इसकी अंत्येष्टि करनी पड़ेगी। तो अब उनको इस बात की ग्लानि हो रही थी कि इस बुढ़ी जो बस है इस पर हम लद कर चले आ रहे थे, जिसके कारण ही वो जो बस थी वो थक चुकी है। और अगर इनका इस बस का प्राणांत हो गया, यानी कि यह ख़त्म हो जाती है, तो अब इस बियाबान में, बियाबान का अर्थ होता है आपका जंगल में, क्या करनी पड़ेगी, हमें इसकी अंत्येष्टि करनी पड़ेगी, यानी कि अंतिम संस्कार करना पड़ेगा। यानी कि उनको ऐसा लग रहा था बस थक चुकी है, अब यह समाप्त ही हो जाने वाली है। हिस्सेदार साहब ने इंजन खोला और कुछ सुधारा। बस आगे चली। उसकी चाल और कम हो गई थी। जो हिस्सेदार साहब थे बस के, उन्होंने एक बार इंजन को खोल लिया और कुछ सुधार उस बस में किया, जिसके कारण थोड़ी देर और बस आगे चली। लेकिन अब उसकी जो स्पीड थी, जो चाल थी, वो कम हो गई थी।
धीरे धीरे वृद्धा की आंखों की ज्योति जाने लगी। अब यहाँ पे वृद्धा की आंखों की ज्योति से क्या तात्पर्य है? बस में जो हेडलाइट होती हैं उसमें जो रोशनी थी वह भी क्या हो गई थी? कम होने लगी थी। यहाँ पे वृद्धा की आंखों की ज्योति बस की लाइट के लिए यूज़ किया गया है, तो उसमें जो रोशनी कम हो गई थी उसके लिए लेखक ने बोला है कि वृद्धा की आंखों की ज्योति जाने लगी थी। चांदनी में रास्ता टटोल कर वह रेंग रही थी, यानी कि चांदनी में रास्ते को ढूंढ ढूंढ कर वह क्या कर रही थी? रेंग रही थी। रेंगना क्या होता है? आप लोगों ने देखा होगा, जो सरीसृप होते हैं वो ज़मीन में क्या करते हैं? धीरे धीरे, उनके पैर नहीं होते हैं तो इस तरह से अपनी बॉडी को घसीटते हुए आगे ले जाते हैं। तो ऐसा ही उस बस को देखकर भी लग रहा था कि वो रास्ता ढूंढ ढूंढ कर रेंगती हुई जा रही है। आगे या पीछे से कोई गाड़ी आती दिखती तो एकदम किनारे खड़े हो जाती और कहती, निकल जाओ बेटी, अपनी तो वह उम्र ही नहीं रही। तो जब कभी उस गाड़ी के पीछे से कोई गाड़ी आती हुई दिखाई देती तो वह गाड़ी क्या हो जाती थी? किनारे खड़ी हो जाती थी और कहती थी, अपनी तो वह उम्र नहीं रही, यानी कि इतनी स्पीड में चलने के लिए अब मेरी उम्र नहीं रही, अब मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ, इसलिए तुम आगे निकल जाओ। एक पुलिया के ऊपर पहुँचे ही थे कि एक टायर फिस करके बैठ गया, यानी कि टायर पंक्चर हो गया। वह बहुत जोर से हिलकर थम गई, यानी कि जैसे ही टायर पंक्चर हुआ जो बस थी वो हिली और फिर रुक गई। अगर स्पीड में होती तो उछलकर नाले में गिर जाती। तो यहाँ पर बस के स्पीड में न होने का फ़ायदा हुआ बस को और वह वहीं पर हिल कर थम गई, क्योंकि लेखक कहते हैं अगर बस स्पीड में होती तो फिर तो उसे नाले में चले जाना था, क्योंकि वो पुलिया के ऊपर पहुँचे हुए थे। मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा। वह टायरों की हालत जानते थे, फिर भी जान हथेली में लेकर इसी बस में सफ़र कर रहे थे, यानी कि उन्होंने भी अपनी जान का खतरा मोल लिया था। उत्सर्ग की ऐसी भावना दुर्लभ है, यानी कि अपना सब कुछ त्याग देने की ऐसी भावना दुर्लभ है, यानी कि मुश्किल से ही किसी के अंदर मिलती है। सोचा, इस आदमी के साहस और बलिदान भावना का सही उपयोग नहीं हो रहा है, इसे तो किसी क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए। यानी कि वो कह रहे हैं कि इस आदमी के अंदर साहस और बलिदान की तो भावनाएं जो हैं वो कूट कूट कर भरी हुई हैं, और ऐसे व्यक्ति को कहाँ होना चाहिए? क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए, ताकि इसकी जो भावनाएं हैं या इसके जो गुण हैं उनका सही उपयोग हो सके। अगर बस नाले में गिर पड़ती तो हम सब मर जाते, तो देवता बाहें पसारे उसका इंतजार करते, कहते वह महान आदमी आ रहा है जिसने एक टायर के लिए प्राण दे दिए, मर गया पर टायर नहीं बदला। फिर व्यंग है, आपको पूरे व्यंग के अंदर हर अगली लाइन के अंदर आपको ऐसे व्यंग और कटाक्ष भरे शब्द मिल जाएंगे। तो यहाँ पर क्या व्यंग है? देखो, वो कह रहे हैं कि बस नाले में गिरती, हम सब मरते, और जो देवता है वो स्पेशली बाहें पसार कर किस व्यक्ति का इंतजार कर रहे होते? उस महान आदमी का इंतजार कर रहे होते, उस बस कंपनी के हिस्सेदार का इंतजार कर रहे होते जिसने टायर नहीं बदले और इसके बदले में उसने अपने प्राण दे दिए। दूसरा घिसा टायर लगाकर बस फिर चली। अब हमने वक्त पर पन्ना पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी, यानी कि जो नया टायर लगाया था वो भी घिसा हुआ टायर था, तो अब लेखक ने वक्त पर पहुंचने की उम्मीद तो छोड़ ही दी थी। पन्ना कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी, यानी कि अब वो ये उम्मीद लगाकर भी नहीं बैठे थे कि हम कभी पन्ना पहुंच भी पाएंगे। पन्ना क्या, कहीं भी कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी, यानी कि अब उन्हें केवल बस को ही उन्होंने क्या मान लिया था? अपना वर्तमान मान लिया था, और भविष्य के लिए किसी भी तरह की उम्मीद लगाना उन्होंने पूरी तरह छोड़ दिया। लगता था जिंदगी इसी बस में गुजारनी है और इससे सीधे उस लोक को प्रयाण कर जाना है, यानी कि वो उनको अब ऐसा प्रतीत हो रहा था कि अब जितनी भी ज़िंदगी बची है इस बस में हमको गुजारनी है, और उसके बाद सीधे वो उस लोक यानी कि परलोक को उन्होंने प्रयाण कर देना है, यानी कि चल देना है। इस पृथ्वी पर उसकी कोई मंजिल नहीं है, यानी कि ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पर यह बस उनको पहुँचाएगी, यानी कि बस उनको सीधे स्वर्ग ही पहुँचाकर छोड़ेगी।
हमारी बेताबी, तनाव खत्म हो गए। यानी कि पहले वो काफ़ी बेताब थे कि वो कब पहुँचेंगे, कैसे ये बस कैसे चलेगी, या अब क्या होगा। इस तरह की जितनी भी बेताबियाँ अभी तक उनके अंदर थी वो सब खत्म हो गई, तनाव खत्म हो गए। यानी कि उनको बार बार हर पेड़ को देखकर, हर झील को देखकर जिस तरह से वो तनाव में आ रहे थे कि अब पता नहीं इस बस के साथ क्या होगा, अब वो तनाव भी खत्म हो गए। हम बड़े इत्मीनान से घर की तरफ बैठ गए। यानी कि ऐसा समझ लिया कि अब यही उनका घर है और इत्मीनान से वो उसमें बैठ गए। चिंता जाती रही, हंसी मजाक चालू हो गया। यानी कि जो चिंता वो अब तक कर रहे थे वह दूर हो गई और सभी मित्रों ने आपस में हंसी मजाक करना शुरू कर दिया। तो ये व्यंग्य हैं। तो आपको क्या लगता है, क्या लेखक अपने गंतव्य तक पहुंचे होंगे? ऑफकोर्स पहुंचे होंगे, ज़रूर पहुंचे होंगे। तभी तो उन्होंने यह व्यंग्य आपके सामने प्रस्तुत किया है। आशा है आपको मेरा लेक्चर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। आगे के लेक्चर्स के लिए मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आप सभी का दिन शुभ हो।